जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और लाजवाब वाली चली हुई है। साथियों, आप सभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत शानदार गया होगा, साइंस के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली फिजिक्स के हिसाब से। क्योंकि आज मैं ना खुद बीच में अपने ऑफिस से थोड़ा एक एग्ज़ाम सेंटर पास में ही है, तो वहाँ पे इसीलिए उत्सुकतावश में गया बच्चों से ये बातचीत करने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। और मैंने एक दो वीडियो क्लिप भी उन बच्चों की रिकॉर्ड की हैं, जैसा उन्होंने फीडबैक दिया है वो कल आपको रेलवे एग्ज़ाम्स चैनल पे दिख जाएंगी। और बच्चों का सिर्फ एक ही कहना था कि भाई सब कुछ जो भी है ना वो क्लास से, नोट से, क्रैश कोर्स से, मैराथनों से आ रहा है। मतलब, और पता है ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा जादू कर दिया, कुछ भी कर दिया। असल में मैं कह रहा हूँ कि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे के सारे कवर कर लिए। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कल कहा था ना कि मैं ज़रूर आपको आज एक फीडबैक दूंगा, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन आप बिना एग्ज़ाम हॉल से खुश होकर निकलेंगे। आप ऐसे मेहनत करते रहिए, जो कंटेंट आपको कराया जा रहा है उसे बड़े अच्छे से याद करते रहिए, भाई वो तो बहुत ज़रूरी है। चलिए भैया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और बताओ, जो जो आज साथी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है? बाकी जो इन फ्यूचर देने वाले हैं एग्ज़ाम, वो सभी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, खुश होकर जाइए, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए शुरू करें। बहुत ज़्यादा अच्छा सर जी पेपर, वेरी गुड। विजय कहते हैं, गुरुजी फिजिक्स इतनी गहराई में पढ़ने पर अब पता चल रहा है, थैंक यू। आप क्लास को 1.5 घंटा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, असल में ऐसा होता है ना कि पूरा दिन मेरा हो जाता है, अब मैं इस टाइम पे आपकी क्लास ले रहा होता हूँ। हालांकि मुझे कोई ऐसे लेजीनेस या कोई आलस फील नहीं होता है, थकान फील नहीं होती, लेकिन मेरे हिसाब से 1 घंटा एक अच्छी ड्यूरेशन है। फिर 1.5 घंटा मतलब वो आपको बोझ लगने लग जाएगी। तो मज़ा तभी है कि जब आपको समय का पता ही ना चले। चलिए मैं इस टॉपिक को चेंज करा दूंगा, क्योंकि आज ये टॉपिक चेंज हो जाएगा और रिफ्लेक्शन हमारा ख़त्म हो गया है, परावर्तन हमारा ख़त्म हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक समुद्र है, ये एक समुद्र है, और इस समुद्र में हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था कि भाई फिजिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर लिया हमने लाइट यानी कि प्रकाश, फिर थोड़ा गहरे आए कि इसमें पढ़ लेते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन इसमें ओवर हो चुका है, अब थोड़ा सा साइड में चल दीजिए और नया दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। मैंने कहा था कि प्रकाश 6 घटनाएं प्रदर्शित करता है, उनमें से एक थी परावर्तन। अब दूसरी घटना जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। अब देखो भैया, मेरे साथी, मित्र, सखा, बंधु, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको भी रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा समझ में आया, और सभी को आया होगा जिन्होंने बस सारी क्लास अटेंड की हो। एक दुख ये रहता है कि अगर आपने सारी क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको शायद कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। वो आप सारी क्लास अटेंड करिए, मज़ा आ जाएगा, सब कुछ समझ आएगा। शुरू से करिए। तो जिनको ये बिल्कुल अच्छे से आता है उनको इसे समझने में 50% ऊर्जा ही लगेगी, 50% मेहनत ही लगेगी। क्यों 50% मेहनत लगेगी? क्योंकि यहाँ मोस्टली चीज़ें उल्टी हैं, अपोजिट हैं। इसका उल्टा हमें यहाँ पर कर देना होता है, हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारी जगह पर। अब देखो, जिसे सीधा याद है वो उल्टा बड़े आराम से कर लेगा। सीधा सीखने में दिक्कत होती है, उल्टा करने में क्या जा रहा है, हो गया उल्टा। लेकिन जिसे सीधा याद नहीं है ना, उसको सीधा याद है, तो उल्टा करने में और खिचड़ी पक जाएगी उसके साथ में। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है रिफ्लेक्शन का, 10 क्लास पूरी लगाई है हमने इसमें परावर्तन में, वो भैया अच्छे से जाके पहले इसे कंप्लीट करो, फिर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करना। बाकी जिनका कंप्लीट है वो इस दुनिया में चल सकते हैं, अपवर्तन की दुनिया में, रिफ्रैक्शन की दुनिया में। तो आज की हेडिंग हमारी रहेगी रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अब मुद्दा आता है कि आखिर अपवर्तन है क्या। तो ना थोड़ा सा आप याद करो भाई, मेरी जादू की पेटी में से ना एक तो आर पार दिखने वाला वो लेंस ले आओ, और एक वो ले आओ कांच की स्लैब जो है, मिरर भी उठा लाना है ना, दर्पण भी। अब देखो, वेरी गुड भाई, वेरी गुड मनदीप। अब सुनो, अगर आपको याद हो कि जब हमने परावर्तन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, मैं बार बार रिफ्लेक्शन का नाम लूंगा और पूछूंगा आपको याद हो तो, याद हो तो, क्योंकि वो पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड है।
तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा था कि ये मानो कि ये एक कमरा है जिसके अंदर हवा है और बाकी हर जगह पानी ही पानी है। एक बॉल हमने दीवार पे फेंक के मारी थी और वो हवा से ही गई और हवा में ही लौट कर आ गई थी। देखो परावर्तन को आप ऐसे मत कहो कि चीज गई टकरा के लौट आई ना, ऐसे कहो प्रॉपर साइंस के बच्चे की तरह कि जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस आ गई, ऐसे कहो। तब हमने उसको परावर्तन कहा था, रिफ्लेक्शन कहा था। मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब है कि भाई माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर क्या हो कि मान के चलिए, ये दे दो, अगर मान के चलो क्या हो कि मैं यहां से एक टॉर्च जलाऊं, वो लेजर लाइट मेरी ऊपर रह गई है, मैं आपको कल ला के दिखा दूंगा। अगर मान लो मैं यहां से लेजर लाइट जलाऊं तो क्या होगा भाई? चलो मैंने हरीश बाबू से मंगवाई है, वो ला देंगे, अभी दिखाऊंगा मैं। मान के चलो मैंने यहां से लेजर लाइट जलाई, तो यहां से जो रोशनी है, प्रकाश है भाई, वो हवा में आया यहां तक, लेकिन जैसे ही इससे टकराएगा, ये मेरे पास कांच की एक पट्टी है, तो इस कांच से वो एकदम से टकराएगा और टकराते ही क्या होगा, उसको क्या ऐसा नहीं लगेगा कि यार अभी तो तू हल्का हल्के माध्यम में आ रहा था, देखो माध्यम यहां भी है, मीडियम यहां भी है, कौन है? हवा। लेकिन वो जैसे ही इससे टकराएगा उसको लगेगा यार तू तो भारी माध्यम में आ गया। भाई हवा की तुलना में ये तो भारी है ना, ऐसे समझो। मान के चलो आप एक सड़क पर दौड़ रहे हो, तिगड़िक 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 तिगड़िक, और सड़क के किनारे ही एक नहर है, मैंने उठा के आपको नहर में रख दिया, पानी यहाँ यहाँ तक है मान लो, तुम उसमें भी दौड़ रहे हो, तो क्या तुम उतनी ही आसानी से दौड़ोगे जितना सड़क पर दौड़ रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि सड़क पर तुम हवा में दौड़ रहे हो और नहर में पानी है, तो पानी में तुम्हें भी चलने में दिक्कत होगी, यानी तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, तुम्हारी चाल कम हो जाएगी। लेकिन फिर मैं पानी से उठा के हवा में रख दूं तो चाल फिर बढ़ जाएगी। यानी बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रकाश के साथ है, ऐसा ही लाइट के साथ है कि अगर प्रकाश एक हल्के माध्यम से किसी भारी माध्यम में जाता है, हल्का माध्यम क्या है? जैसे हवा हो गया, और भारी माध्यम क्या है? जैसे कांच हो गया, तो वो क्या होगा, उसकी चाल बदल जाती है। अब देखो चाल बदलने से क्या होता है, बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात को समझना कि चाल बदलने से क्या होगा। अच्छा पहले तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ये बात आप समझिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। अब इसको रिलेट करो परावर्तन से, मजा तभी है। परावर्तन क्या था कि प्रकाश एक ही माध्यम में चल रहा है, भाई हवा से गया हवा में आया। लेकिन अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। या मान लो मैं ऐसा कर दूं, इस कमरे की दीवारों को कांच का बना दूं, यहां से एक लाइट डालूं, तो पहले तो वो लाइट कांच पे जाके टकराएगी और कांच से फिर पानी में जाएगी, तो 3 बार माध्यम बदल गया। इसको कहते हैं हम अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो लिखोगे आप कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, कि प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। मेरे साथ नोट्स बनाना चाहो मेरे साथ बना लो, और आप कहते हो नहीं मैं तो सुनने पे ध्यान दूंगा, बाद में नोट्स बनाऊंगा, उससे रिवीजन भी अच्छा होता है, तो बाद में बना लेना। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। यानी कि गोइंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। मैंने अपवर्तन लिखा है ना, ठीक है। अब देखो एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया इससे हो क्या जाएगा, ऐसा होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना तुम मेरी, मजा आ जाएगा आपको। देखो ये है एक कांच की प्लेट, ऐसी ही एक कांच की प्लेट मैं यहाँ बना देता हूँ जिससे आपको समझने में भी बड़ी आसानी हो। प्रॉपर 3D डायग्राम का यूज करेंगे, एकदम शानदार वाले 3D डायग्राम। ये लो, बिल्कुल पीपीटी की तरह ये हो गए। अब देखो ये है एक कांच की प्लेट, ठीक है। चलो इसको रंग से रंग लेते हैं। यार ग्रीन पे कौन सा कलर दिख जाएगा भाई? इस पे तो बहुत सारे कलर दिख जाएंगे। चलो ये एक कांच की प्लेट है इस तरीके से, ठीक है। अब इस कांच की प्लेट पर एक
प्रकाश की किरण आएगी, एक लाइट की किरण ऐसे आके टकरा कर पड़ी। अब मुझे बताओ पहले ये आ कहाँ से रही है? तो तुम कहोगे भैया जी ये आ रही है वायु में से, एयर में से। और कहाँ जा रही है? ये जा रही है कांच में, यानी कि ग्लास में। मैं आपसे पूछूं दोनों में हल्का माध्यम कौन है? तो भैया जी हवा हल्का माध्यम है, और विज्ञान की भाषा में हल्के माध्यम को कहते हैं विरल, यानी कि रेरर। रेयर नहीं, रेरर। और भारी माध्यम को कहते हैं विज्ञान की भाषा में सघन, यानी कि डेंसर। अब बहुत तसल्ली से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एक एक बात, एक एक शब्द को दिल में उतारना, तभी आप उत्तर बता पाओगे सही। और सही उत्तर बता दिया ना, तुम्हें खुद लगेगा अरे वाह क्या चीज सीखी है। लेकिन वो तब जब एक बात को ध्यान से सुनोगे। ये प्रकाश की किरण यहां आई। अब देख भाई, अगर यहां ये कांच ना होता तो ये प्रकाश की किरण कैसे जाती? तुम कहोगे यार भैया प्रकाश की किरण ऐसे करके चली जाती अगर ये कांच नहीं होता। लेकिन यार यहां पर तो कांच है, तो क्या कांच में भी ऐसे ही चलेगी ये? वो तुम बताओगे। अब मैंने कहा प्रकाश की किरण को, जैसे ही ये यहां आई, मैंने कहा, प्रकाश की किरण ने मुझसे कहा दादा रे दादा, यार इसमें जाने के बाद तो मेरी स्पीड कम हो गई है। मैंने कहा सुन, चाहे स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो, भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ये है कि तुम इस सतह को पार करो, यानी कि इस सरफेस पर आ जाओ, कहीं भी निकलो, लेकिन उतना ही समय लेना है जितना कि अगर एक कांच की पट्टी यहां ना होती तो लगता। यानी कि मुझे मतलब नहीं है तुम आ रही हो, तुम्हारे रास्ते में कांच पड़े, दूध पड़े, दही पड़े, जो पड़े, हवा पड़े, भैया मुझे तो यहां उतने ही समय में निकालना है। मैं तो चाहता हूं तुम उतने ही समय में निकलो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां कुछ ना होता तो कांच, तो ये प्रकाश की किरण इस रास्ते को फॉलो करती। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये 10 सेकंड में बाहर निकल जानी चाहिए थी, किसमें? हवा में। तो क्या इस रास्ते को फॉलो करके अब ये निकल पाएगी? नहीं यार। अगर हवा में भी मान लो इतनी ही दूरी 10 सेकंड में तय करती, तो क्या इसमें कांच में भी, भारी माध्यम में भी इतनी ही दूरी इतने ही सेकंड में तय करेगी? नहीं यार, उसमें तो ज्यादा समय लगेगा। अब प्रकाश की किरण के पास दो रास्ते हैं। या तो वो जो ओरिजिनल रास्ता था उसे तो छोड़ेगी छोड़ेगी पक्का, उसकी तुलना में या तो अब वो एक एक छोटा रास्ता चुने, यानी कि कुछ ऐसा रास्ता चुने, ये थोड़ा छोटा होगा, या फिर ये एक ऐसा बड़ा रास्ता चुने। अब मुझे बताओ ये कैसा रास्ता चुनेगी? ये छोटा रास्ता चुनेगी अपने मूल रास्ते की तुलना में, या एक बड़ा रास्ता चुनेगी? अगर ये इतने ही समय में निकलना चाहती है, तुम खुद अपने आप सोचो कि अगर तुम्हारी चाल कम हो जाए और तुमसे कोई कहे कि बेटा समय उतना ही लगना चाहिए, तो तुम छोटे रास्ते पे जाओगे या बड़े रास्ते पे जाओगे? बताओ, फटाफट से बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत 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 शानदार उत्तर, बस मजा आ गया। मेरा काम हुई गवा, मेरा काम हो गया। यानी कि तुम खुद ये बात कह रहे हो कि देख भाई, अच्छा मैं अगर एक यहां लाइन डाल देता हूं ना, तो इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। वो तो वहां भी कह रहे थे भाई ये कौन सी किरण है? जैसे वहां थी आपतित किरण, वैसे ही यहां पर भी रहेगी ये इंसिडेंट रे। ये किरण क्या होती है? इंसिडेंट रे। और ये क्या होता है आपका? अभिलंब। वहां भी था और यहां भी था, ठीक है, नॉर्मल। अब जो किरण इसमें से जा रही है, तुम खुद कह रहे हो कि देख भाई, ना तो वो ओरिजिनल रास्ते को चुनेगी, ठीक है, ना ही वो बड़े रास्ते को चुनेगी, वो एक छोटे रास्ते को चुनेगी। मेरे मित्र, वहां पे जो किरण जाती थी उसको हम कहते थे परावर्तित किरण, क्योंकि वो परावर्तन था, रिफ्लेक्शन था। बट यहां पर हम इसको कहते हैं अपवर्तन। तो ये किरण हो जाती है अपवर्तित किरण, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। ये किरण हो जाती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं ये कहता हूं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और आप बताओ कि हाँ मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं। मैं कहता हूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते को बदलती है।
अब आप कारण समझ गए क्यों बदलती है, क्योंकि उसकी गति परिवर्तित हो जाती है, वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। और इस रास्ते बदलने की घटना को भी हम अपवर्तन कहते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि यार रिफ्रैक्शन में ना प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित होगी। बदलने का मतलब है विचलित होगी, विचलित का मतलब वो डेविएट होगी, डेविएट का मतलब है अपने रास्ते को छोड़ेगी। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ गई है। तो मैं अगला पॉइंट लिखूंगा कि अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। दूसरा गुण क्या है अपवर्तन का, कि प्रकाश की किरण, अपवर्तन में प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित होती है। प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित होती है, यानी कि रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। प्रकाश की एक किरण अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। ठीक बात है ये। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि मान लीजिए इस किरण को फिर से मिली हवा। मैं इसको हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ जाओगे कि अपवर्तित किरण है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं। अच्छा, फिर से इसको मिली हवा, भाई फिर से हवा है नीचे। अब हवा कैसा है, हल्का माध्यम है। एयर कैसा है, रेयर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या अगर मैं यहां पर एक कॉमन नॉर्मल डालूं, यहां पर एक अभिलंब डालूं, तो क्या अभी भी ये प्रकाश की किरण अपने उसी रास्ते पर जाएगी, या छोटा रास्ता चुनेगी या बड़ा रास्ता चुनेगी? देखो ये है इसका ओरिजिनल रास्ता। लेकिन अब तुम कह रहे हो यहां तो चलो प्रकाश की किरण ने छोटा रास्ता चुन लिया, लेकिन अब फिर से उसकी चाल बढ़ेगी, और चाल बढ़ेगी तो फिर वो कैसा रास्ता चुनेगी, अपना बड़ा रास्ता चुनेगी। मतलब जो नॉर्मल रास्ता उसका था, जो इसकी तुलना में बड़ा था। अब मुझे बताओ बड़ा रास्ता कौन सा होगा। मान लो उसको यहां निकलना है, यहां निकलना है, तो बड़ा रास्ता कौन सा होगा? क्या ये बड़ा रास्ता होगा या ये बड़ा रास्ता होगा? बताओ। अब अगर उसकी चाल बढ़ेगी तो अब वो बड़े रास्ते को चुनेगी या छोटे रास्ते को चुनेगी, या अपने ही रास्ते पर जाएगी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम शानदार उत्तर है आप सभी का कि भैया जी अब ये बड़े रास्ते को चुनेगी। यानी कि अब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है, तो अब ये अपने ओरिजिनल की तुलना में बड़े रास्ते को चुनेगी। अब सुनो, अब मजे की बात सुनना। तो देखो विचलन कहां हुआ, मतलब अपवर्तन कहां हुआ। देखो यहां से यहां भी अपवर्तन हुआ है, और यहां से यहां भी अपवर्तन हुआ है। यहां से यहां भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से यहां भी रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन फर्क क्या है, सुनो फर्क ये है कि जब प्रकाश की किरण एक हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है, तो ये होता है अभिलंब, ये भी अभिलंब है, तो हम कहेंगे कि वो अभिलंब की ओर झुक रही है, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक रही है। ठीक है, लेकिन जब वो भारी से हल्के माध्यम में जाती है, तो ये प्रकाश की किरण का ओरिजिनल रास्ता है, परंतु ये अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर हट रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? सिंपल सी बात है, हल्के से भारी में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब भारी से हल्के में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये सवाल एज इट इज छपता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है ग्रुप डी का आपका आगामी एग्जाम हो तो उसमें ये छपा मिल जाए आपको। तो बताओ जरा। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि कब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आएगी, कब दूर जाएगी। अब इसको देखो याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ बड़ी शानदार, क्योंकि पेपर में अगर टक से सवाल आया, समझ में तो आपको आया, लेकिन टक से उत्तर कैसे करोगे, यूं। अब आप उत्तर देखो ऐसे करोगे एक बात समझो, जैसे एक बच्चा है, वो माँ के पास खेल रहा है, तो जैसे उसे मान लो कुछ समस्या नजर आएगी, मान लो वो थोड़ा सा दूरी पे खेल रहा है अपनी मम्मी से, उसको कुछ डर वर सा लगेगा, कुछ मुश्किल आएंगे ऐसे मान लो, तो वो माँ की गोद की तरफ भगेगा। और जब उसे लगेगा सब कुछ सही है, तो हो सकता है माँ की गोद से दूर भी खेलने चला जाए। तो सघन को मानो आप मुश्किल, और विरल को मानो रास्ता क्लियर है, आराम है। तो जब सघन में जाएगा, मतलब मुश्किल लगेंगी ना, तो अविलंब में माँ की गोद की ओर जाएगा, और जब सब कुछ आसान है तो माँ की गोद से दूर चला जाएगा।
यानी अविलंब से दूर हट जाएगा। ऐसे करके इसको याद रखो, ये ट्रिक है। अब इसमें अगला पॉइंट लिख लेते हैं, जो भी सीखते जाओ लिखते चले जाओ। तो अपवर्तन में ही अगला पॉइंट आप लिखोगे कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, या चलो पहले विरल से सघन लिख लेते हैं, अगर एक प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में गई, यानी कि ये रेरर टू डेंसर अगर गई, सघन से विरल में गई, विरल से सघन में सॉरी, यानी कि मुश्किल आ गई, तो अभिलंब की ओर आ जाएगी। तो आप कहोगे प्रकाश की किरण कहाँ आ जाएगी? प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आ जाएगी, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल। और अगर इसका उल्टा हुआ कि प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल में गई, सघन से विरल में गई, यानी कि डेंसर टू रेरर अगर प्रकाश की किरण गई, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो फटाफट से एक बार क्लियर करिए। हाँ जी क्लियर है सर, एकदम सरल भाषा में अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। भाई कमेंट देखने दो दोस्त, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। चलो थैंक यू। तो ये सवाल आपको रटना नहीं है, मतलब हमारे यहाँ 2 सवाल तैयार हो गए। और बेसिकली ना, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन मत भी करो कि इससे सवाल कैसे आएगा। ये सोचो कि क्या मेरी समझ में आ रहा है। समझ में आने का मतलब आपको फील होना चाहिए वो, तो वो सारी चीज़ें फिर आपके लिए आसान होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना हमें समझ में आ गया है अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन में। अब एक सवाल करके दिखाओ ये कि अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताओ। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 24 दिसंबर 2024 का सवाल है। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो एक एक ही लय में जब उत्तर आता है ना, तब लगता है कि हाँ आप अब सवालों को सीख गए हो। मैंने तो कोई सवाल का उत्तर नहीं बताया, लेकिन थ्योरी से ही आपको क्लियर हो गया। यार बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अपवर्तनांक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी अपवर्तन की बात कर रहा है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है भाई? मेन रीजन है 2 अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के गमन की चाल, यानी चलने की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। ये इसके कहने का मतलब है। तो यहां तक अगर सबको अपवर्तन समझ में आ गया हो, तो फिर मैं आपको एक बहुत ही शानदार घटना पर लेकर चलूं। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे ही हमें पढ़ने हैं अपवर्तन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। लेकिन उससे पहले एक चीज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुत शानदार चीज है, और आज तक ना आपने उसको सिर्फ रटा होगा, आज आपको समझ में आ जाएगी। और वो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक ऐसी चीज बताऊंगा मैं आपको जो शायद आज तक आपने सिर्फ रटी हो, लेकिन वाकई में आज दिल खुश हो जाएगा इसे पढ़ के। देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। कि मान लो एक प्रकाश की किरण हवा से और इस कांच में आ रही है। अच्छा मैं आपको अभी एक चीज बता दे रहा हूं। देखिए हवा का मतलब आप सब जानते हो, निर्वात का मतलब क्या है वो जान लो। निर्वात का मतलब बहुत सारे शास्त्री सोचते हैं कि यार निर्वात का मतलब है कुछ होगा, और वो मुझसे पूछते हैं भैया निर्वात में क्या होगा। मेरे भाई निर्वात का मतलब है वहां कुछ भी नहीं है। यानी जैसे सुनो, हम अभी पृथ्वी की सतह पर हैं, यहाँ सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। अब सतह से ऊपर चलोगे यानी आसमान में, तो सॉलिड लिक्विड सब छूट जाएंगे, केवल क्या बचेगी? गैस बचेगी। और 12 किलोमीटर के बाद ये गैस भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा 12 किलोमीटर के बाद? कुछ नहीं, रिक्त, एम्प्टी। ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो जहां कुछ ना हो उसको हम निर्वात कहते हैं। तो ये ना सोचो कि निर्वात का मतलब भैया कुछ होगा, नहीं।
निर्वात का मतलब कुछ है नहीं, निर्वात का मतलब कुछ नहीं है। जहां कुछ ना हो वहां निर्वात है, वैक्यूम है। समझ गए? अब देखिए एक बात समझो अगर आप लाइट से पूछो, प्रकाश से पूछो, यार प्रकाश जी तुम्हें कहाँ चलने में मजा आता है, तो प्रकाश कहता है मुझे वहां चलने में मजा आता है जहां मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना हो। और ऐसा केवल कहाँ है? निर्वात में, वैक्यूम में। वैक्यूम में खाली है, कुछ नहीं है। वहां पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, उसका सामना हवा से होता है और हवा उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रकाश किसी भी चीज में चलेगा तो वो हर माध्यम उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसे अपोज करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हवा ही करती है, तो हवा में प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन वो ना के बराबर कम होती है। तो हम मान लेते हैं चलो इसमें भी इतनी होगी जितनी निर्वात में, हालांकि कम होती है। लेकिन पानी में और कांच में या पानी में और किसी ठोस में तो वो प्रकाश की चाल हमें साक्षात कम होते हुए नजर आती है। यार उसमें तो कम होगी ही होगी। तो चाहे मैं निर्वात कहूं चाहे मैं हवा कहूं, आप एक ही बात मानना। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ये वायु है या निर्वात है, वैक्यूम है या एयर है, यहां प्रकाश आ रहा है अपनी फुल स्पीड पर। प्रकाश की चाल मैक्सिमम इतनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड पर, और आते ही टकराया कांच से, भन्न से, ढंग, और कांच से टकराते ही इसकी स्पीड हो गई कम, डेफिनेटली कम होगी। मान के चलो 3 से घटकर ये 2 हो गई। देख भाई पावर कम नहीं होगी। पावर का मतलब ही क्या है यार, सिंपल भाई, 3 के आगे 8 जीरो, 2 के आगे 8 जीरो, तो पावर थोड़ा ना कम होंगी, संख्या कम होगी। तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई। अब मैंने कांच से पूछा, अरे कांच भैया यार तुमने तो प्रकाश की चाल को स्लो कर दिया। कहेंगे कैसे नहीं कर देंगे, कांच है, सॉलिड है। मैंने पूछा तुमने कितना कम कर दिया? कांच ने कहा 2 × 10⁸ कर दिया। मैंने कहा ये मत बताओ, ये बताओ कितने गुना कम कर दिया। मेरी बात को सुनना, कितने गुना कम कर दिया? तो प्रकाश कहेगा, कांच कहेगा बड़ी आसान सी बात है यार। अच्छा प्रकाश पूछेगा किसकी तुलना में? तो तुम कहोगे हवा की तुलना में। बताया निर्वात की या हवा की तुलना में, या जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती हो वो कहेगा निर्वात या हवा में ही होती है। और देख वो कहेगा कि अगर तुझे गुना निकालना है ना तो ऊपर तो रख दे प्रकाश की चाल निर्वात में या हवा में, और नीचे रख दे मुझ में। इससे ये कट जाएगा, 3 से 2 कटेगा कितने बार? 1.5 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कांच ने प्रकाश की चाल को 1.5 गुना कम कर दिया। इस कांच ने स्पीड ऑफ लाइट को 1.5 गुना स्लो कर दिया, 1.5 गुना धीमा कर दिया। भाई कोई चीज 3 से 2 हो गई तो कितनी कम हुई है? 1.5 गुना कम हुई है ना। ये बात सबको समझ में आती है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रकाश में कांच की चाल 1.5 गुना कम हो गई है? जल्दी बताइए कि हाँ जी भैया ये बात मैं कह सकता हूं। अगर मान लो ऐसे ही कोई और वस्तु होती और मान लो उसमें प्रकाश की चाल केवल रह जाती, मान लो 1 × 10⁸, 3 से 1 × 10⁸, तो इसने कितने गुना स्लो कर दिया? आप कहोगे इसने कर दिया, इससे ये कट जाएगा, 3/1 का मतलब 3, तो इस मटेरियल ने कर दिया प्रकाश की चाल को 3 गुना स्लो, 3 गुना धीमा कह सकते हैं हम। अब सुनो, अगर मैं सब कुछ हटा दूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब काम की बात आ रही है। मैंने सब कुछ हटाया, ये तमाम कहानी हटाई, ये सब 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 हटाया, और मैंने कहा कि देख भाई ये एक मटेरियल है और ये प्रकाश की चाल को 1.5 गुना कम कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, 1.5 टाइम्स स्लो कर सकता है, 1.5 गुना कम कर सकता है। तो क्या सारी बातें अपने आप ही समझ में नहीं आ जाएंगी? क्या मुझे अब ये बताने की जरूरत है कि इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? तुम खुद समझ जाओगे यार। भाई हवा में 3 × 10⁸ होती है, और उससे इसने अगर 1.5 गुना कम कर दिया तो इसमें 2 हो जाएगी, 2 × 10⁸ हो जाएगी। पहली चीज ये समझ आ जाएगी। दूसरी चीज ये समझ आ जाएगी कि ये हवा की तुलना में भारी माध्यम है, ये तो यार डेंसर मीडियम है अगर ये प्रकाश की चाल को स्लो कर रहा है। तो ये जो नंबर है ना, ये जो संख्या है, इसी संख्या को आप अपवर्तनांक कहते हो। इसी संख्या को आपने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक साथी का कितना कितना
कैसा कहूं मैं उसको, क्या डाउट आया भैया, 2 काय को नहीं हो सकता? अरे लाला कुछ भी मान ले भाई, 3 से कम कुछ भी मान ले किसी सघन माध्यम में, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है स्पीड, हवा से या निर्वात से ज्यादा किसी में नहीं हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट। 3 से कम कुछ भी मान ले, 2 मान ले, 2.5 मान ले, 1.5 मान ले, 1 मान ले, जो तेरा मन करे। मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है। तो इस संख्या को हमने कहा अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का मतलब क्या है, सारी चीजें अब एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। अपवर्तनांक का मतलब है कि वो अंक जो अपवर्तन कर रहा है। अपवर्तन का मतलब ही क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना स्लो हुई है, यही अपवर्तन है। और उसके अंक को बताने वाले को कहते हैं अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन जानते हो ना क्या है, प्रकाश की चाल कितनी धीमी हुई। इंडेक्स का मतलब होता है हर एक वस्तु की एक संख्या। तो हमने हर एक वस्तु की एक एक संख्या फिक्स कर दी, हर एक वस्तु को एक एक संख्या दे दी कि भाई तुम्हारी संख्या ये है, तुम्हारी संख्या ये है, तुम्हारी संख्या ये है, और तुम्हारी संख्या ये है। तो जरा बताओ कि जी भैया मुझे ये बात 2.5 की क्या होगी, मैं सब बता दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझो, पहले इस पे ध्यान दो कि अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक संख्या है, अपवर्तनांक एक संख्या है जो ये बता रहा है कि उस मटेरियल में प्रकाश कितने गुना स्लो हो जाएगा, कितने गुना धीमा हो जाएगा। अगर किसी मटेरियल के लिए 1.5 है, मुझे नहीं पता कि 1.5 होता है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है किसी मटेरियल के लिए 2.5 हो सकता है किसी मटेरियल के लिए 1.0 हो सकता है। तो वो मटेरियल प्रकाश की चाल को उतना ही गुना धीमा कर रहा है, उतना ही गुना ये स्लो कर रहा है। ये मतलब समझो। तो ये शब्द होता है अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक का मतलब है कि भाई वो अंक जो ये बताता है कि ये माध्यम कितना भारी है, ये माध्यम कितना सॉलिड है, इसमें आने के बाद प्रकाश इतने गुना स्लो हो जाएगा, लाइट इतने गुना धीमी हो जाएगी। सही है, आ जाओ सारी चीजें लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ, मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में लिखता हूं कि अपवर्तनांक क्या होता है। आप लिखोगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसमें तब प्रकाश की चाल जितने गुना कम या ज्यादा। अब तुम कहोगे ज्यादा कब होगी, भाई भारी से हल्के में जाएगा तो ज्यादा भी तो होगी। ये तो हल्के से भारी में आया था तो कम हुई, लेकिन मान लो कांच से हवा में जाएगा तो कम भी हो सकती है। तो आप कहोगे जितने गुना कम या ज्यादा होती है वही अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि व्हेन लाइट रेज, पता है इसलिए मैं थोड़ा सा ना ये हाथ से लिख के पढ़ाने में बचता हूँ, समझाने में मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन जब ये चीज़ डबल डबल भाषा में मुझे लिखनी पड़ती है ना, वो बड़ा टाइम वेस्ट लगता है। मतलब जब मैं यहाँ लिख रहा होता हूँ ना, आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, बस बहुत सारे बच्चे बैठे बैठे सुन रहे होंगे, और फिर हिंदी में फिर इंग्लिश में, तो वो बड़ा बोरिंग सा लगता है मुझे भी। बट ठीक है, आपकी चॉइस थी कि भैया हाथ से लिख कर पढ़ाओ। तो आप लिखोगे वैन, मतलब क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर ये चीज़ मैं पहले से लिख के आ जाऊँ। मैंने यही बात तो बोली थी शुरू में कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैंने जो समझा दिया मैं ये चीज़ पहले से लिख के ले आऊँ या मैं यहाँ इसको लिख दूँ, उस बात से क्या फ़र्क पड़ता था। बस ये टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, मतलब ऐसा तो टाइम फोड़ने के लिए कर रहे हैं हम। व्हेन लाइट रेज, उसमें भी आपकी दिक्कत ये रहती है, सर राइटिंग समझ में नहीं आती है, सर ये नहीं समझ में आता है। अब यार दो लैंग्वेज लिखनी है, उसमें मैं बिल्कुल धीमे धीमे लिखूंगा तो आधा घंटा तो लिखने में ही लग जाएगा, तो तेज लिखने के चक्कर में राइटिंग में भी गड़बड़ हो जाता है। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू another, when light rays travels from one medium to another, then uh, then the times that much speed of light
द टाइम दैट मच स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस और गेन, कि जितनी ज़्यादा कम होगी या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसी चीज़ को हम कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो कल से एक कोशिश ये कर लेते हैं कि मैं आपको समझाने पे जोर दूंगा और ये चीज़ें मैं बिल्कुल अपनी भाषा में लिख कर लेकर आऊँगा। अब फिर बहुत सारे साथियों का पता है, मैंने देखा एक दो कमेंट ये भी थे कि भैया तुम तो शॉर्ट में लिखते हो। यार मतलब समझाओ ना, इस बात को मैं ऐसा कितना बड़ा लिखूंगा। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। फिर उसे इंग्लिश में व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम ड्रेयर टू डेंसर मीडियम दैट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो पीपीटी उन सब चीज़ों का समाधान था, पीडीएफ उन सब चीज़ों का समाधान था। अच्छा, लेकिन मैं एक जो चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे साथियों को ये दिक्कत थी कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो अपनी भाषा में लिखता हूँ, लेकिन पीडीएफ की लैंग्वेज जो थी वो किताबी भाषा थी, तो शायद वो उन्हें बाद में पढ़ने में दिक्कत देती थी। तो चलो मैं एक ट्रायल और करूँगा और कल हम ये करेंगे कि मैं जो भी यहाँ हाथ से लिख रहा हूँ ना, मैं उसको पहले से लिख कर आ जाऊँगा और अपनी भाषा में लिख कर लेकर आऊँगा, और उसमें कोई फालतू चीज़ें नहीं होंगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी, बस उसमें ये डेफिनेशंस पूरी लिखी होंगी। तो एक बार उस ट्रायल को और हम कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ना आपका टाइम सेव करा देगी, वो आपका थोड़ा सा टाइम बचा देगी। चलो तो मतलब एक मिक्स पैटर्न रखते हैं कि हाथ से भी लिखेंगे चीज़ों को, बट उन चीज़ों को जिनमें लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। जैसे ये चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें हम हाथ से ही लिखेंगे क्योंकि ये हाथ से ही अच्छा समझ में आती है। लेकिन जैसे ये चीज़ें हैं ना, ये डेफिनेशन है, इनको एक काम कर लेंगे, मैं पहले से लिख के आ जाऊँगा, तो उससे क्या होगा, दोनों मोड हो जाएंगे। मैं समझ गया, हाथ से पढ़ाने वाले वो हैं जो चाहते हैं, वो चाहते होंगे कि किताबी भाषा होती थी भैया, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं आएगी वो। चलो ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अब सुनो, आगे देखो अपवर्तनांक को और आप कैसे निकाल सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही कंटिन्यू करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि यार इस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रकाश की चाल 1.5 गुना कम हो जाती है। लेकिन कोई आपसे पूछे भाई 1.5 गुना कम किसकी तुलना में, बताओ 1.5 गुना कम किसकी तुलना में, तो वहां पर हम खत्म हो जाते हैं। तो पता है ये बात आधी अधूरी है। अगर आप ये कह रहे हो कि इस माध्यम में, कोई माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल 1.5 गुना कम हो रही है, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा किसकी तुलना में, भाई हवा की तुलना में। क्या, अगर एक बात बताओ मुझे, चलो तुमने सिर्फ इतना कह दिया भैया ये जो है ना प्रकाश की चाल को 1.5 गुना स्लो कर देगा। अब मान लो प्रकाश आ रहा है पहले से ही दूध में से आ रहा है, उसकी चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 तो रहेगी नहीं। एक एक बात समझने की है। मान लो दूध में से आ रहा है, अगर हवा में 3 गुणा 10 की पावर 8 है तो दूध में इतनी तो नहीं रहेगी, पता चला उसमें तो 2.5 ही रह गई, थोड़ी कम रह गई। तो अगर आप ये कहोगे कि इसने 1.5 गुना कम कर दिया, तो किसकी तुलना में, इसकी तुलना में या इसकी तुलना में? दोनों के लिए तो बात बराबर नहीं हो सकती है भाई। अगर ये 1.5 गुना कम करेगा इसकी तुलना में, तो प्रकाश की चाल होगी 2 गुणा 10 की पावर 8, लेकिन 1.5 गुना कम करेगा अगर इसकी तुलना में, तो आप कहोगे ये होगा 2.5 गुणा 10 की पावर 8 बटे 1.5 गुणा 10 की पावर 8। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, और 5 बटे 3 डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, और 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। तो भैया इसके लिए 1.5 नहीं है, इसके लिए 1.67 आ जाएगा। यानी कि मतलब बहुत मोटी सी बात है यार। अगर तुम ये कहो, चलो मैं और समझो, सिंपल समझो, अगर तुम ये कहो भाई तुम्हारे जो है ना किसी पेपर में 2 गुना ज्यादा नंबर आए हैं, तो क्या ये बात समझ में आएगी? तुम पूछोगे यार किसकी तुलना में? अब तुम्हारे 2 दोस्त हैं, मान लो एक दोस्त ये है पढ़ने में होशियार है, इसके 100 में 100 नंबर आए, एक तुमसे भी गया गुजरा है, इसके मान लो आए 50 नंबर, और तुम्हारे जो नंबर आए हैं मान लो वो चलो इसको ऐसे लो, इसके आए 25 नंबर, इसके और कम कर दो, जब गया गुजरा है तो 25 में भी क्या ही जा रहा है, और तुम्हारे आए 50 नंबर, तो तुम्हारे नंबर इसकी तुलना में आधे हैं, लेकिन इसकी तुलना में तो 2 गुने हैं। तो क्या अगर तुम ये कहो कि यार भैया
मेरे नंबर ना 2 गुना है। तुम्हारे दोस्त ने पूछा तुमने पापा को जाके बताया पापा मेरे नंबर 2 गुने आए। पापा कहेंगे किसकी तुलना में, उस मक्कार की तुलना में या उस होशियार की तुलना में? तुम कहोगे मक्कार की तुलना में। ए पड़ेगी एक, अबे 2 गुने लाने हैं तो होशियार की तुलना में लाना भाई, या चलो होशियार से 2 गुने नहीं आ सकते, होशियार के बराबर ला। तो मतलब आपको ये पूरा कहना पड़ेगा कि मेरे नंबर इतने गुना आए हैं, किसकी तुलना में? आप मेरी बात को समझे? तो आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में। तो अपवर्तनांक ना, कोई भी अंक हमेशा तुलनात्मक होता है, हमेशा ये कंपैरेटिव होता है। अच्छा, अब मैं आपसे और एक मजे की बात बताता हूं। आज आपको ना अपवर्तनांक में पूरा डुबो दूंगा, और ऐसा नहीं है कि फालतू की बात कर रहे हैं हम, हर एक चीज से क्वेश्चन आता है, हर एक चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूं ये कांच है, और हवा में जब प्रकाश आता है तो ये इसमें आने के बाद 2 हो जाता है। लेकिन अगर यही प्रकाश मान लो पानी में से आ रहा हो, जिसमें ऑलरेडी प्रकाश की चाल उसने पहले से ही कम कर रखी है, मान लो पानी में है 2.5, तो क्या इसमें जाने के बाद 2 ही रह जाएगी? नहीं, इसमें जाने के बाद तो वो 2 से भी स्लो हो जाएगा, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि कांच का अपवर्तनांक फिक्स ही होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। भाई मान लो मैंने कहा कि जब प्रकाश हवा से आया तब भी इसने प्रकाश की चाल इतनी कर दी, ये तो कह रहा है कि भाई मेरे अंदर आने के बाद तो कांच की प्रकाश की चाल फिक्स हो जाएगी और वो 2 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगी, इसने ये कह दिया। अब अगर वो आ रहा है हवा से तो अपवर्तनांक कितना होगा? ऊपर रखोगे हवा में चाल, नीचे रखोगे जितनी चाल इसमें हुई, तो अगर हवा की तुलना में देखोगे इसका अपवर्तनांक तो 1.5 है। लेकिन अगर वो मान लो आ रही है पानी से, वाटर से, तो वाटर की तुलना में अगर इसका अपवर्तनांक देखोगे वाटर की तुलना में, तो 2 से 2.5 कितने बार कटेगा? 1.25। तो इसकी तुलना में ये 1.25 हो जाएगा। यानी कि कुछ मत लिखो, अभी सारा लिखवा दूंगा, समझो। यानी कि अपवर्तनांक फिक्स नहीं हो सकता है, ये तो निर्भर करेगा कि किसके सापेक्ष तुम बात कर रहे हो। अब मैंने 100 बातों की एक बात कही है कि ये चीजें सापेक्ष होती हैं, ये चीजें तुलनात्मक होती हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, हरीश के पास 1 रुपया है, मैं अमीर हो गया। कोई मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया, उसके पास 1000 रुपए हैं, अब मैं गरीब हो गया। तो क्या मैं एक संख्या से क्या मेरा हमेशा निर्धारण हो जाएगा? नहीं, ये सब चीजें तुलनात्मक होती हैं। आप मेरी बात को समझे? तो अपवर्तनांक एक फिक्स वैल्यू नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिक्स वैल्यू नहीं है। वो फिक्स कब होगा? केवल वो तब फिक्स हो सकता है जब तुम ये कहो कि भाई हवा से आ रही है, ठीक है, चलो अगर तुम कहोगे भाई हवा के सापेक्ष है तो हवा के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 1.5 है और जल के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 1.25 है। अब बताओ, आपको बात समझ में आ गई है? सर स्पीड ऑफ लाइट तो वैक्यूम में होता है, तो एयर में मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं तरुण पंडित? अभी तो मैंने बताया था कि दोनों एक ही बातें लगभग मान लेते हैं, होती नहीं है। चाहे मैं वैक्यूम बोलूं चाहे एयर बोलूं, आप लगभग एक मान लेना, बट वो होती नहीं है। सारा खेल तुलना का है ना। तो आप लिखोगे अब इसमें कि भाई यहां पर लिख लो इस बात को। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इंग्लिश में इसको ना ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। तो आप उसको कैसे निकालोगे, उसका सूत्र कैसे बनाओगे? तो हमने देखा कि भाई देखो सिंपल सा सूत्र है, अगर आपको किसी भी मटेरियल का अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो सिंपल एक बात ये कहोगे तुम कि ऊपर तो उसका अपवर्तनांक रखो जिसके सापेक्ष पूछा है।
अगर मान लो किसी माध्यम है, माध्यम का मतलब वो कांच है, तो कांच का पूछा है अगर हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष, तो आप ऊपर ये कहोगे, अब मैं निर्वात कहूँ या हवा कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर ये कहोगे कि भाई ऊपर तो मैं रखूँगा निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक। और जिसके लिए पूछा है उसकी चाल को मैं रख दूंगा नीचे, यानी कि जिस माध्यम में पूछी है चाल उसकी रख दूंगा मैं नीचे, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये अपवर्तनांक निकालने का तरीका है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओगे, हाँ जी भैया, आज के बाद में कभी भी अपवर्तनांक को ये नहीं कहूंगा कि इस वस्तु का अपवर्तनांक तो 1.5 है, मैं पूरा बताऊंगा। इस वस्तु का अपवर्तनांक वायु या निर्वात की तुलना में 1.5 है, मतलब ये किसी ना किसी की तुलना में तो होगा। लेकिन अब सुनो आगे, अगर सवाल में ही वो तुम्हें ना दे कि किसकी तुलना में है, सिर्फ वो कह दे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो तुम क्या मानोगे? तुम अपने आप ही ये मानोगे कि वो हवा या निर्वात की तुलना में ही है। अगर सवाल में दे दिया कि इस कांच का दूध के सापेक्ष है, तब तो क्लियर है। लेकिन अगर कह दे कि कांच का अपवर्तनांक इतना है, कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो वो किसके सापेक्ष है? वो अंडरस्टूड है कि वो हवा या निर्वात के सापेक्ष ही होगा, वो एयर या वैक्यूम के सापेक्ष है। लेकिन मैं कहूँगा अच्छी आदत के लिए आप ऐसे ही याद रखो कि अपवर्तनांक जो है ना वो सापेक्ष होता है। और आप याद रखो कि अगर सवाल में नहीं भी दिया होगा, अगर सवाल में नहीं भी दिया होगा तब भी मैं यही मान लूँगा, ठीक है। तो 99% सभी साथियों के पॉजिटिव कमेंट हैं। शाहिब आलम कहते हैं शॉर्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं? भैया शॉर्ट, तुम एक काम करना, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ख़त्म तो हुआ नहीं है, मैंने पहले तो ये नहीं कहा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ख़त्म हो जाए तो तुम मुझसे ये आके बता देना कि भैया ये टॉपिक तो बच गया। अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक पार्ट कवर किया है और उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक अच्छी समझ बन गई होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो आपका अपवर्तनांक है, ये सापेक्ष होता है हमेशा, ये रिलेटिव होता है। अब देखिए, जिन भी साथियों को ये दिक्कत है कि भैया जिसके सापेक्ष पूछा जाता है ना उसको नीचे लिखा जाता है, तो आप एक काम करो कि जो आपने पढ़ रखा है ना उसको भुला दो, ऐसे करके भुला दो, मेरे साथ पढ़ते रहो, अपवर्तनांक के आखिरी तक आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आपने ना बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा है और किसी ने ये पढ़ लिया कि नीचे रखते हैं जिसके सापेक्ष पूछा जाए, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं, किसी ने कुछ पढ़ लिया। आप निश्चिंत रहो, आपने जो पढ़ा है ना बस उसको एक तरफ रख दो, जो मैं सिखाता जा रहा हूँ उसको सीखते चले जाओ। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था ना वो मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो पहली बार पढ़ता है और उसको एक बार में समझ में आता है। दिक्कत उसके साथ है कि जिसने पढ़ रखा है बट आधा अधूरा, और मुझे नहीं लगता कि शायद आपने बहुत गहराई में इन टॉपिक्स को पढ़ा है, आधा अधूरा पढ़ा है, फिर आप इससे कंपेयर करते हो। अभी मैंने एक ही टॉपिक करवाया है, अपवर्तनांक पूरा भी नहीं हुआ, आपने जो पढ़ रखा है उससे कंपेयर करते हो, फिर दिक्कत होती है आपको। तो आप जो है ना अपनी चीज़ों को छोड़ दो और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको सीखो। सबसे लास्ट में आप मुझे बताना कि क्या सही था क्या गलत था। एक एक बात अभी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल शानदार है, ठीक है। चलो, डेफिनेशन में आपने गेन लिखा है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो स्पीड कम ही होगी ना, गेन क्यों लिखा? अरे यार एक बात बताओ मुझे, क्यों हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड कम होगी? मान के चलो एक प्रकाश इसमें से आ रहा है कांच में से, ठीक है, और कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या मान लो कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बताओ कि कांच से प्रकाश आया मान लो पानी में, तो पानी में डेफिनेटली उसकी चाल बढ़ेगी, वाटर में डेफिनेटली उसकी चाल बढ़ेगी, और वाटर में मान लो वो 2.5 हो गई, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कांच के सापेक्ष, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के सापेक्ष। तो पहली चीज़ तो यहाँ आपने देखा कि जरूरी नहीं है यार चाल हमेशा घटेगी ही, आप देखो ना चाल बढ़ भी तो सकती है। और देखो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा पानी का, तो मैंने कहा कि जिसके सापेक्ष निकालना है उसका रख दो ऊपर। अगर आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो जिसके सापेक्ष पूछा है
भाई मुझसे पूछा है कांच के सापेक्ष, तो कांच का मैं ऊपर रख दूंगा, और मुझसे किसका पूछा है, पानी का पूछा है, तो पानी में चाल में नीचे रख दूंगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 2/2। 2/2 कितना हो जाएगा, पॉइंट यहां हटा लूंगा, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 4/5 का मतलब 0.8। ये लो, जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही हो यार, बहुत सिंपल सी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा तब होगा जब प्रकाश स्लो हो रहा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है प्रकाश कितने गुना धीमा हुआ। तो जब प्रकाश धीमा होगा, और धीमा कब होगा, जब वो हल्के से भारी माध्यम में आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा। अब तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हल्के से भारी, तो भैया भारी में तो प्रकाश की चाल कम हो गई, चाल कम हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होना चाहिए। अरे नहीं लाला, एक बात बताना, कोई आदमी बहुत बुरा है और मैं कहता हूं उसको, सबसे बुरे आदमी को 100 नंबर दे दो, तो तुम अच्छे आदमी को कितने नंबर दोगे, डेफिनेटली अच्छे आदमी को 0 नंबर दोगे। तो ये तो तुमने डिसाइड की है ना मार्किंग, तो मैंने नंबर उसके बढ़ाए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने उसका बढ़ाया है जिसमें प्रकाश की चाल कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप ही किसके लिए कम हो जाएगा, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आ रहा है तो वो मटेरियल खुद ये कह रहा है कि मैं जिस भी माध्यम से प्रकाश आ रहा है, जिस भी माध्यम से प्रकाश आ रहा है, मैं प्रकाश की चाल को धीमा कर दूंगा। लेकिन ये माध्यम क्या कह रहा है कि जिस भी माध्यम से प्रकाश आ रहा है, मुझ में आने के बाद प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझ में आने के बाद ना प्रकाश 20% फास्ट हो जाएगा। 0.8 का मतलब यही तो होगा। तो जरा बताओगे, हाँ जी भैया क्लियर है, जल्दी बताओ जल्दी, कि जी भैया मुझे बहुत अच्छे से गहराई में समझ में आ गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये गलत बात है कि वो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, ये सब चीज तुलनात्मक हैं, सब चीज कंपैरेटिव है। अगर अभी मैं कहने लगूं कि मान लो यहां किसी ऐसे माध्यम से आ रहा था, मान लो हवा से आ रहा था इसमें पानी में, तो हवा के सापेक्ष पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। बोलो यस और नो। सर वैल्यू नेगेटिव में आ गई तब, अजय भैया तुम एक बात मुझे पहले ये सोचो, मुझे पहले ये बताओ कि नेगेटिव में कैसे आ सकती है, कि भैया ऐसे आ सकती है, फिर मैं आगे बता दूंगा कि अगर नेगेटिव में आ गई तो क्या होगा। आ ही नहीं सकती है कभी, मुझे ये बताओ कैसे आ सकती है। आ गई आपको बात समझ में। अगर इसी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम हवा के सापेक्ष देखो, जिसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तो कितना हो जाएगा इसी पानी का। तुम कहोगे जिसके सापेक्ष पूछा है उसकी चाल ऊपर, जिसका पूछा है उसकी चाल नीचे, 2.5 × 10⁸, तो 3/2 कितना हो जाएगा, पॉइंट से यहाँ कट जाएगा, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, और 12 पंजे 60, यानी कि 1.2। अब देखो ना, यहाँ 1 से ज़्यादा आ गया। तो पानी कह रहा है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के सापेक्ष 1.2 है, लेकिन इस कांच के सापेक्ष इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.8 है। इस बात का मतलब है कि कांच से पानी में आएगा प्रकाश तो उसकी चाल बढ़ेगी, लेकिन अगर हवा से पानी में आएगा तो उसकी चाल घटेगी। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है किसी मटेरियल की दूसरी चीज के सापेक्ष, तो कह देना उसमें प्रकाश की चाल बढ़ेगी, और 1 से कम है तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी। ठीक, तो कभी रटना नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब आप समझ गए होगे भाई इससे ज्यादा कुछ भी गहराई नहीं है, बिल्कुल मतलब ये पूरा खोल के रख दिया होगा। चलिए भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब एक बार फिर रिवीजन करके आना कल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी मैं कल और आगे बढ़ाऊंगा, आपको और मजा आएगा कल, अगर सच में आपने इसको समझा है। मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।